Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Biology by KD Sir. Today I will discuss a very important topic linkage and crossing over. तो आज की इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है सहलग्नता और विनिमय या फिर इसी को हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो सहलग्नता क्या होती है, साथ ही जीन विनिमय क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि सहलग्नता क्या होता है। तो सहलग्नता का लिंकेज का जो बेसिक मीनिंग होगा उसमें हम लिंकेज किसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लिंकेज की बात करेंगे। तो हमें पता है अभी तक जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम जिसे आप बोलते हैं, या ऑलरेडी एक सेंट्रोमियर के द्वारा इसकी जो आर्म होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती है। तो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि XX क्रोमोसोम होता है जिसे हम लोग होमोलॉगस कहते हैं। होमोलॉगस अर्थात ये समजात गुणसूत्र होते हैं। दूसरा XY होता है जिसे हम लोग नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं हेट्रोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आप XX और XY से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एक से और जो 22वीं जोड़ी तक के, जो एक पहली जोड़ी से 22वीं जोड़ी तक के जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, या फिर उसी को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। जबकि जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है XY होता है, यही खास करके मेल के केस में देखा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोसोम, या फिर इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या नाम देंगे इसका, हम लोग इसे कहेंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इन दोनों कंडीशन में आप समझ चुके होंगे कि हेट्रोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नॉन होमोलॉगस को हमें टारगेट नहीं करना, हम होमोलॉगस क्रोमोसोम को ही एक तरह से टारगेट करके चलेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जो जीन होते हैं, जीन एक तरह से DNA पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ढेर सारे जीन किसी DNA के सेगमेंट पे पाए जाते हैं, DNA के टुकड़ों पर पाए जाते हैं। और जो DNA होता है यही कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन करता है। तो DNA ही क्या करेगा, जो क्रोमेटिन थ्रेड होंगे उनका फॉर्मेशन कर लेता है, और बाद में यही जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है यही सुपर कॉइलिंग के थ्रू एक तरह से यही क्या करेगा कि आपस में कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो जो जीन होते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से एक छोटा सा मैंने सेगमेंट लिया, ये जीन का हो गया, और इस तरह से एक फॉर्म में हमने बना तो ये DNA हो गया। DNA थोड़ा सा आपस में इस तरह से कंबाइन किया तो इस तरह से उलझी हुई संरचना बनी, तो ये क्रोमेटिन थ्रेड हो गया। और अगर यही इस तरह से आपस में कंबाइन कर गया, कंडेंस हो गया, तो ये कंडेंस फॉर्म में क्या बना दिया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि जो ये जीन है ये ऑलरेडी बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस की, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। मतलब जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो इसी जीन के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और ये जो DNA होता है ऑलरेडी इस पर भी जीन ही होगा, क्योंकि इस पे भी जो इसका स्पेसिफिक पार्ट होगा, सेगमेंट होगा, वो जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो DNA होगा यही कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन कर रहा है, और बाद में यही सुपर कॉइलिंग करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें जीन भी होगा, DNA भी होगा, और इसमें ऑलरेडी क्रोमेटिन थ्रेड भी होगा। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा, ये वीडियो होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे लिंकेज की। तो लिंकेज का मतलब होगा कि जो होमोलॉगस पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं, तो जो गुणसूत्र होंगे होमोलॉगस होंगे खास करके, तो ये कोई एक सिंगल क्रोमोसोम है। अगर इसका एक और पेयर हम बना दें तो इस तरह से ये जोड़ी में होगा, इस तरह से। तो ये हो गया, जैसे हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे XX है, तो एक सिंगल X के लिए हम इसे समझेंगे, और दूसरे X के लिए हम मान लेते हैं इसको समझेंगे। तो ये एक पेयर होगा, एक जोड़ी होगा। तो ये जो एक जोड़ी के क्रोमोसोम है ये ऑलरेडी किससे बने हैं, इस पे जीन भी होगा, DNA भी होगा, क्रोमेटिन थ्रेड भी होगा। तो ये सब कंडेंस फॉर्म में कुल मिला के इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पे लिंकेज का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो लिंकेज क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि ये जो क्रोमोसोम है ये एक तरह से ये पेयर में है, तो यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये वाला जो पेयर है ये इसके लिए सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, इन्हें हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड।
सिस्टर क्रोमेटिड। और सेम ये भी इसी तरह से इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी होगा सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर हम इन दोनों को कॉमन रूप से जैसे इसका इसके साथ कंपेयर करके बोलेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो एक दूसरे के ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाएंगे। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। इसी तरह से इसका और इसका अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर अगर देखेंगे, ये जो आर्म होगी और ये वाली जो आर्म होगी, इसको अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को भी क्या कहा जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही नाम दिया जाएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में अगर हम देखेंगे तो उसके जो दो पार्ट्स होते हैं, उसमें जो दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, मतलब इनमें एक तरह से ये पेयर में दिख रहा है हमें, तो ये इसका एक पार्ट हुआ, एक सेगमेंट हुआ, इधर वाला दूसरा सेगमेंट हुआ। दोनों को कॉमन रूप से हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। लेकिन अगर एक गुणसूत्र का कंपेयर हम दूसरे वाले से करते हैं, दूसरे पेयर से करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो होगा इसके लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा, या फिर ये इसके लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की तरह बिहेव करेंगे। तो अब इसमें समझना हमें ये है कि जो लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट है वो किन कंडीशन में लिंकेज इन्हें हम कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक गुणसूत्र बना दिया, एक मैंने क्रोमोसोम बना दिया। अब इस क्रोमोसोम पे अगर कोई भी जीन होगा, इस पे ढेर सारे जीन हो सकते हैं, 1 2 4 मतलब 10 कुछ भी हो सकते हैं, 50 हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कुछ भी हो सकते हैं। तो गुणसूत्र पे एक से अधिक भी जीन हो सकते हैं और ये सभी एक दूसरे पे उपस्थित होंगे और इनका आपस में एक अच्छा रिलेशन होगा और इन्हीं के रिलेशन को हम लोग ऑलरेडी क्या नाम देते हैं, लिंकेज। जैसे आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारी डेली लाइफ में बचपन से लेके अब तक हम लोगों के काफ़ी सारे मित्र होते हैं। तो उनसे किसी मित्र से हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, किसी से थोड़ा कम अच्छा रिलेशन होता है। तो जिससे जितना बेहतर रिलेशन होगा, वो रिलेशन का मतलब लिंक है, संबंध है, तो जितना बेहतर संबंध होगा उससे दूरी उतनी कम होगी। और जिससे कभी कभी बात होती है, ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं जिनसे कभी कभार बात होती है, तो वो उनसे हमारा जो रिलेशन होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है वो। लेकिन जो ज़्यादा नज़दीकी होते हैं, जैसे कई सारे मित्र हो सकते हैं, 10 12 50 कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपके 5 फ्रेंड्स हैं, तो 5 में सब तो आपके एकदम क्लोज फ्रेंड होंगे नहीं, उनमें से कोई 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं वो एक लिंकेज शो करेंगे, और जो थोड़ा सा दूरी जिनके कंडीशन में होगी वहाँ पे लिंकेज वाली जो कंडीशन होगी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो लिंकेज का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर कुल कितने जीन पाए जाते हैं, जो जीन होते हैं उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। तो अच्छा, ये लिंकेज वाली जो कंडीशन होती है ये हमेशा केवल किस कंडीशन में होगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होगी। मतलब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं उन पे नहीं होगी। कहने का मतलब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उन्हीं पे केवल लिंकेज जीन पाए जाएंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के लिए लिंकेज जीन आप टर्म नहीं यूज करेंगे। तो जो लिंकेज जीन होगा वो केवल सिस्टर क्रोमेटिड के लिए होगा, अर्थात जो क्रोमोसोम का जो एक सिंगल आर्म होगी, एक जो पेयर होगा, इस पे जितने भी जीन होंगे उन सभी जीन को हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज जीन कहेंगे। तो लिंकेज जीन क्या होता है, ऐसे जीन जो ऑलरेडी किसी एक गुणसूत्र के चाहे एक भुजा पर, एक आर्म पे या फिर दोनों आर्म पे उपस्थित होते हैं, अर्थात वो एक ही गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं, ऐसे जीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज जीन कहेंगे। तो लिंकेज जीन का मतलब आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीनों को हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज जीन कहेंगे। अब ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो लिंकेज जीन जितने भी होते हैं वो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इनका जो क्रम होगा वो एक तरह से लीनियर ऑर्डर होगा, और इस तरह से लिंकेज जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो लिंकेज जीन होते हैं इनमें जैसे किन कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर होगा और लिंकेज जीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे 1903 में, 2 वैज्ञानिक थे जिनमें से एक नाम था बाबेरी का और दूसरा नाम था सटन। तो बाबेरी और सटन ये 2 साइंटिस्ट थे, बाबेरी और सटन।
इन्होंने सबसे पहले ये जो लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट था ये दिया था, लेकिन इसे पूरी तरह से क्लियर करने का काम किया था टी.एच. मॉर्गन ने। तो जो टी.एच. मॉर्गन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर ये लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट था पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब इसी में बात आती है क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का सिंपल सा मतलब होगा, जैसे हम इस फिगर को मिटा नहीं रहे हैं, इसी में आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने दो तरह के क्रोमोसोम का एक पेयर लिया है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का लिया है। इसमें मैंने आपको इन दोनों कंडीशन के लिए टर्म यूज किया है सिस्टर क्रोमेटिड का। और अगर हम दोनों पे अलग अलग इसकी आर्म को अगर सेलेक्ट करते हैं, भुजा को सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे हम लोग नाम देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब भी होगी वो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होगी, वो जब भी होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ही बीच होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मैंने एक ऐसे क्रोमोसोम का एक आर्म कोई बना दिया, मान लेते हैं मैंने पूरा एक गुणसूत्र ही बना दिया। अब यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या है, ऑलरेडी इस पे जैसे दो जीन हैं, ए और बी हैं, इसी तरह से इधर सी और डी है, और तो यहाँ पे ये सिंगल इसका है, एक पार्ट है। लेकिन जब सेल डिवीजन की क्रिया होती है, माइटोसिस की क्रिया होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब सेल डिवीजन होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनमें एस फेज के अंदर उनकी सिंथेसिस होती है, तो ये सब कुछ डबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ जब इसका सिंथेसिस होगा तो इस पर भी क्या होगा, ए और बी होगा, इस पर भी सी और डी होगा। तो इस तरह से ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड शो करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर इन दोनों के बीच में अगर क्रॉसिंग होगी, मतलब इसका जीन इस पे ट्रांसफ़र हो जाए और इस वाले का जीन उस पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस पर कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे ये ज्यों का त्यों बना रहेगा, ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी पहले तब भी रहेगा, और उसके बाद ये सी और डी रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रांसफ़र हो जाए इसके साथ, ये रिप्लेस कर दे इसे, तो ऐसी कंडीशन फिलहाल नहीं होगी। जब भी होगा वो एक साइड में इसका, क्योंकि जो इसके ज़्यादा पास रहेंगे, जो पार्ट इसके ज़्यादा पार्ट रहेंगे, ज़्यादा पास रहेंगे, क्लोज रहेंगे, उन्हीं से क्रॉस करने का ज़्यादातर चांस बनता है। तो जो क्रॉसिंग वाली क्रिया होती है वो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होगी, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं इसे नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे ए और बी नाम दिया, और इसे भी हमने ए और बी कहा, तो ये ऊपर के जो पार्ट्स हो जाएंगे ए और बी, दो जीन इस पे हो गए। इस पे इसी तरह से नीचे वाले पार्ट्स में हम लोग दो नाम दे देते हैं, सी और डी कह देते हैं, इसी को इसको भी सी और डी नाम देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये होमोलॉगस पेयर है, बिल्कुल रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में इसे हम लोग ए और बी, ये डोमिनेंट एक तरह से हो जाएगा, तो दूसरा वाला क्या रहेगा, रिसेसिव के लिए, और ये इस तरह से हो जाएगा सी और डी। यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन होगी, ए और बी, और इसमें हो जाएगा सी और डी। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरी तरह से क्लोन नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, इनमें थोड़ा सा जीनों में भी डिफरेंस है, अंतर है। इसमें कोई डोमिनेंट जीन है तो कोई रिसेसिव जीन है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो मैं इसे थोड़ा क्लियर फिगर इसका बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होगी वो कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होगी। जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ही होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिए कि जो ये वाला जीन होगा, मैंने इसको क्या कहा है, ए कहा था, नीचे वाले कंडीशन में यहाँ पे दूसरा जीन मैंने बी लिया था, इसी तरह से यहाँ पे ए लिया था, यहाँ पर भी बी लिया था, और इसके बाद ये सी, और इधर क्या था, डी था, यहाँ भी सी और डी। तो इस तरह से ये चार कंडीशन थी, और इस केस में स्मॉल ए था, स्मॉल बी था, यहाँ पे स्मॉल सी और स्मॉल डी था। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी स्मॉल ए और स्मॉल बी रहेगा, यहाँ पे स्मॉल सी और स्मॉल डी रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर किन्हीं भी दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच हो सकती है। अगर आप इसका 2D स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2D स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा कि इसमें ये वाली जो आर्म है, भुजा है, इनके ज़्यादातर क्लोज है, ज़्यादा पास है, तो हमें लगेगा कि केवल इनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो जीन होगा ये इसके साथ तो क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, इसका जीन इसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, मतलब ये जीन का जो सेगमेंट होगा वो आपस में अदला बदली कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही जो इधर का ये वाली जो भुजा होगी ये भी इस वाले के साथ या ये वाला इसके साथ
क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। सेम कंडीशन इसके साथ भी यही बनेगी, ये इसके साथ और ये इसके साथ कर सकता है। और इसके अलावा ये वाली जो भुजा होगी ये पहले वाले के साथ, और या फिर ये वाली भुजा पहले वाले के साथ, या लास्ट वाली भुजा इसके साथ, या इसी कंडीशन में ये वाली भुजा इसके साथ। मतलब कोई भी जो 4 इसमें आपको आर्म दिख रही हैं, भुजाएं दिख रही हैं, इनमें से किसी के बीच भी, मतलब खास करके जो पर्टिकुलर एक साइड में है, चाहे ये ऊपर वाली कंडीशन में चाहे नीचे वाली कंडीशन में, किसी के भी बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस तरह से इसे दिखाएं तो ये इस तरह से लग रहा है कि एक दूसरे के क्लोज है, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में केवल इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी है, इस तरह की कंडीशन है। तो इस तरह की जब कंडीशन रहेगी तो इसमें जो क्रॉसिंग ओवर है ये इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो जब हम 3D स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो इनमें क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होगी, चाहे इन दोनों के बीच में हो जाए, चाहे इन दोनों के बीच में हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि ये केवल इन्हीं दोनों के बीच में हो, ये किसी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। या फिर कंडीशन इस तरह से हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्रॉसिंग ओवर किसी के बीच भी हो सकती है। तो ये जो वाली जो प्रक्रिया होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होगा कि जब इनका जो आर्म होगी, जैसे मैं ऑलरेडी इन दोनों के बीच की बात कर लूँ या फिर इन दोनों के बीच की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक को इस तरह से कलर कर दिया ताकि ये डिफ्रेंशिएट रहे, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग रहे और हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकें कि कौन क्या है और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी तो मैंने इस तरह से यहाँ पे एक हाइब्रिड टाइप का बना दिया है, एक दूसरा क्रोमोसोम मैंने दर्शा दिया है। अब इसमें हमने कहा कि जो ए वाला है वो इस मान ए पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसका मतलब इस साइड वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसे हम ज्यों का त्यों बना देंगे, इसे इस तरह से ज्यों का त्यों बना देंगे, लेकिन इधर वाले में थोड़ी सी चेंजिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो भुजा है ये एक तरह से उस पर ट्रांसफ़र होगा, तो नीचे वाली में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से नीचे वाली कंडीशन में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन थी, कैपिटल ए थी, और यहाँ पे क्या था, कैपिटल बी था। इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल डी था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए दिखेगा, और इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल बी ऑलरेडी ये रहेगा ही, यहाँ भी कैपिटल सी रहेगा, लेकिन यहाँ कैपिटल डी न होकर स्मॉल डी हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्या कही जाएगी, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब होती है, किन कारण से होती है, किस कंडीशन में होती है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब सेल डिवीजन की क्रिया होने लगती है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ही क्रॉसिंग ओवर होता है। खास करके जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो दोनों तरह की कंडीशन में होगा। जैसे हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया होगी इसमें खास करके 2 तरह का डिवीजन होता है। जैसे एक आप जानते हैं माइटोसिस डिवीजन होता है, तो माइटोसिस वाला होता है, और दूसरा होता है मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों केस में क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो मियोसिस होगा उसी में ज़्यादातर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्रॉसिंग ओवर मियोसिस वाले ही सेल डिवीजन में होगा। अगर कोशिका माइटोसिस डिवीजन कर रही है तब भी उसमें क्रॉसिंग ओवर देखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें ड्रोसोफिला, मेज और एस्परजिलस के अंदर अगर हम देखें तो उसमें भी जो माइटोसिस डिवीजन होता है, अर्थात उसकी जो सोमैटिक सेल होती है, कायिक कोशिका होती है, उसमें केवल माइटोसिस डिवीजन होगा और उसमें भी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे मियोसिस वाली क्रिया में क्या होता है कि मियोसिस वाली क्रिया में ही ज़्यादातर ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, जीन विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, विनिमय का मतलब सीधा सा होता है आदान प्रदान, अर्थात जीनों का ये लेन देन कर लेंगे, एक दूसरे से अपने जीनों को इंटरचेंज कर लेंगे, तो इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर या फिर जीन विनिमय कह रहे हैं। तो मियोसिस की ये जो क्रिया होती है इसी में ज़्यादातर कंडीशन में ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसमें एक स्टेप होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा मियोसिस 11th क्लास में, तो इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 स्टेप होती है। तो हमने आपको बताया है कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट की क्रिया होती है, तो मियोसिस फर्स्ट की क्रिया में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट में एक स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट,
अब प्रोफेज फर्स्ट ही 5 सब स्टेजेज में कंप्लीट होती है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 सब स्टेजेज इसमें होती हैं। तो जो पांचों सब स्टेजेज हैं इसमें खास करके जो पैकेटीन स्टेज है, तो पैकेटीन स्टेज में ही ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पूरी तरह से स्टार्ट होती है या फिर कंप्लीट होती है। लेकिन पैकेटीन स्टेज में अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखेगा। जब भी आपको क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से क्लियर समझ में आएगा तो किस स्टेज में कंप्लीट दिखेगा? डिप्लोटीन स्टेज में। तो ये नीट वगैरह के एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऑलरेडी जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है वो किस स्टेज में होती है सेल डिवीजन की? तो मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट एक स्टेज होती है और प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज पैकेटीन में होगा। और पैकेटीन में ये क्लियर नहीं दिखेगा पर हमें ये डिप्लोटीन में क्लियरली दिखेगा। फिलहाल क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटीन में ही, और वो अलग बात है कि ये पूरी तरह से क्लियर हमें डिप्लोटीन में दिखाई देगा। अब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? तो ज़्यादातर कंडीशन में देखा गया है कि जो लिंकेज वाली कंडीशन है, मैंने आपको बताया कि लिंकेज का आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर कई सारे दोस्त हैं आपके 10, 12, 50, लाखों में, करोड़ों में दोस्त हो सकते हैं, वो आपके नेचर पे, बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपके कितने दोस्त या फॉलोवर हो सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग आपके बिल्कुल क्लोज होते हैं, बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जो हर समय आपका साथ देते हैं। तो ऐसे जीन जो क्रोमोसोम पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ऐसे जीनों को हम लोग कहते हैं लिंकेज जीन। अर्थात वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई इंटरचेंज नहीं होता है। लेकिन उनके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे ही कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हम लोगों के, कि जो कभी हमारे बहुत क्लोज थे तो आज वो किसी और के क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो जैसा अवसर देखते हैं उसके हिसाब से वो अपना पाला बदलते रहते हैं। तो ऐसे जीनों को हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग जीन, या फिर उसी को जीन विनिमय कहेंगे। मतलब वो क्या करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से वो दूसरे का साथ देने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में ऐसे जीन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो जिन जीन के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, जैसे कोई एक लीनियर आर्डर में, जैसे मान लेते हैं कोई एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे ढेर सारे जीन हैं, अब इनमें से जैसे मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ऐसे ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और एच ये भी आपस में दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी काफ़ी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में एच का अगर कहीं से भी ये जो क्रोमोसोम होगा ये ब्रेक कर रहा है या फिर इसका ऑर्डर टूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये किसी भी कंडीशन में ये क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो ए और बी है, इनके बीच में जो कांटेक्ट है, जो दूरी है, बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बहुत कम है, यहाँ पे जीन के विनिमय का चांस कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विनिमय नहीं होगा, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में दूरियाँ कम हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जो बॉन्ड होगा वो एक तरह से ज़्यादा मजबूत होगा, इनकी दोस्ती ज़्यादा बेहतर होगी। तो यहाँ पे इनकी दोस्ती को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और इस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जिस पे ढेर सारे जीन पाए जाते हैं, तो वो एक ही जीन पर, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो वो कंडीशन लिंकेज हुई। और जिनके बीच में ज़्यादा क्लोजनेस होती है वो एक तरह से टाइटली बाउंडेड होते हैं। उन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जीन अगर ट्रांसफ़र होते हैं तब भी उनमें किसी भी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनमें वो लूजली बाउंडेड होते हैं क्रोमोसोम पर ही, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय, खास करके जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि वो अपनी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के द्वारा एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में वो एक डिफरेंट या फिर वेरिएंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इस कंडीशन के कारण जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो क्रॉसिंग ओवर वाली प्रक्रिया है इससे हमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, अगर जीन विनिमय नहीं होगा, तो नई जनरेशन के अंदर हमें नए कैरेक्टर देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो जो नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं या नए तरह के ऑर्गेनिज्म विकसित होते हैं, नए जीवधारी विकसित होते हैं, वो ऑलरेडी जीन विनिमय के कारण ही होते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती तो शायद नए तरह के ऑर्गेनिज्म या फिर जो संतानें होती हैं उनमें नए लक्षण का विकास भी नहीं होता है। तो इस तरह से आज का जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस किया।
अब इसमें हम देखेंगे कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कहाँ पे लागू होती है। तो जो मेंडल का नियम है, जिसे खास करके जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र विवहन का नियम, उसमें जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉसिंग ओवर का रेशियो है ये थोड़ा सा वेरी करता है, अलग होता है। तो बस क्या है, किस तरह से है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसे जो यक्ष संलग्न क्या होता है, वाई संलग्न क्या है, यक्ष वाई संलग्न क्या है, अर्थात जीन की संलग्नता क्या होती है और वो किस तरह से जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं या फिर खास करके जो रोग होते हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किस तरह से करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।